नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रक्त यानी ब्लड के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, ब्लड को हिंदी में हम लोग रक्त कहते हैं और उर्दू में इसको लहू कहा जाता है। देखिए, ब्लड जो होता है वो एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। अब प्राकृतिक कोलाइड क्या होता है? जैसे कोई भी तरल पदार्थ जिसको छानने पर उसका कुछ हिस्सा यानी कोई भी तरल पदार्थ जिसको छानने पर उसका कुछ हिस्सा उस छाननी में क्या होता है कि फंस जाता है यानी रह जाता है, जिसे कोलाइड कहा जाता है। जैसे दूध है, दूध को आप छानिएगा तो उसका ऊपर वाला जो छाली होता है वो कुछ क्या हो जाएगा, ऊपर फंस जाएगा, जिससे छानिएगा उसमें फंस जाएगा। तो ऐसे तरल पदार्थों को हम लोग कोलाइड कहते हैं, जो ब्लड होता है। देखिए, ब्लड एक संयोजित ऊतक होता है। संयोजित ऊतक क्या होता है कि ये पूरे शरीर से कनेक्ट रहता है, यानी पूरे शरीर को क्या किया रहता है, कनेक्ट किया रहता है, यानी पूरे शरीर से मैसेज को ले जाता है और लाता है, यानी पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है। तो इसे संयोजित ऊतक भी कहते हैं। देखिए, ब्लड का पीएच जो होता है 7.4 होता है। 7.4 यानी क्षार होता है। देखिए, पीएच स्केल जो होता है उस पे 0 से लेकर 14 तक डिनोट किया गया रहता है और उसका बीच का एक माध्य होता है 7। अगर 7 से कोई भी तरल का मान नीचे रहेगा तो वो अम्ल होगा और 7 से ऊपर रहेगा तो वो क्षार होगा। तो देखिए, इसका 7.4 है यानी ये क्षार होता है। देखिए, अब देखिए ब्लड जो है मेल में कितना होता है। मेल में 5.5 लीटर होता है, यानी जो पुरुष होते हैं उनमें 5.5 लीटर खून होता है। फीमेल में जो 5 लीटर होता है, यानी पुरुषों से कम होता है। आधा लीटर पुरुषों से क्या होता है, कम होता है, यानी औरत जो होती है उसमें 5 लीटर ब्लड होता है। देखिए, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? देखिए, दरअसल ब्लड का निर्माण मेल में तो बोन मैरो में होता है, यानी हड्डी जो होता है, हड्डी के बीच में जो बोन मैरो होता है उसमें ब्लड का निर्माण होता है वयस्क में। और बच्चों में, जब बच्चा माँ के पेट में रहता है, यानी गर्भावस्था में औरत रहती है, माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तो उसे हम लोग भ्रूण बोलते हैं। और बच्चों में ब्लड का निर्माण माँ के पेट में लीवर में होता है और बच्चा जो भ्रूण में रहता है वहां से लीवर में, वहां से बच्चे में क्या बनता है, ब्लड बनता है। अब देखिए, अब ये स्टोर कहाँ पे होता है? ब्लड जो होता है वो स्टोर पर कहाँ पे होता है? तो देखिए, ये स्प्लीन होता है, जिसे हम लोग हिंदी में प्लीहा बोलते हैं। हमारे पेट में लेफ्ट साइड में ये स्प्लीन होता है। यानी कोई किसी से पूछेगा जी ब्लड कहाँ पे रहता है तो सारे लोग कहेंगे कि हार्ट में रहता है। दरअसल हार्ट में नहीं रहता। हार्ट में तो ब्लड का आदान प्रदान होता है, यानी ब्लड गति में रहता है। हार्ट में एक तरफ से आता है और दूसरी तरफ से जाता है। एक तरफ से ये शुद्ध ब्लड, ये ऑक्सीजन युक्त ब्लड को लेकर शरीर के अंदर पूरे शरीर में जाता है और एक तरफ से CO2 गैस लेकर हमारे फेफड़े में लेकर जाता है। तो यहाँ पे ब्लड जो है आता जाता रहता है। अगर ब्लड ये हार्ट में रुक गया तो क्या हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। तो हमारे हार्ट में ब्लड नहीं रुकता है। कहाँ पे स्टोर होता है? स्प्लीन में, यानी प्लीहा में। ये हमारे पेट में होता है स्प्लीन, जहां पे ये स्टोर होता है। देखिए, ये स्प्लीन को हम लोग कब्र भी बोलते हैं और ब्लड बैंक भी बोलते हैं, क्योंकि ब्लड जो होता है वो हमारे प्लीहा में स्टोर भी होता है और उसके बाद से उसमें उसको नष्ट हो जाता है उसी में। देखिए, इसको ब्लड बैंक भी बोलते हैं और ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं। यदि इसको ब्लड बैंक भी बोलते हैं और ग्रेवयार्ड यानी कब्र भी बोलते हैं, यानी वहां पे उस स्टोर भी रहता है और वहां पे वो नष्ट भी हो जाता है। अब देखिए कोलेस्ट्रॉल। देखिए, कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एक प्रकार का तरल चिपचिपा पदार्थ होता है। जैसे हम लोग ज्यादा चीज ऑयली तेलौस जो चीज खाते हैं, जैसे मक्खन हो गया, घी हो गया, दही हो गया, तेल हो गया, ये सब चीज छाने हुए चीज जो खाते हैं तो वो क्या होता है कि एक प्रकार का चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसे कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। हमारे शरीर में जो चर्बी होता है, इसका लेवल जो है वो हमारे ब्लड में 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए, यानी ब्लड को हम लोग डेसीलीटर में मापते हैं। तो ये जो है कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में कितना होना चाहिए? ब्लड में 200 ग्राम डेसीलीटर। अगर इससे ज्यादा बढ़ गया, ये बहुत खतरनाक होता है कोलेस्ट्रॉल। ये जो होता है, क्या होता है कि कभी कभी अगर ये जाकर और हमारे हार्ट में जम गया, यानी हमारे दिल में जाकर जम गया, तो उसको जो दिल हमारा ब्लड को पंप करता है उसको रोक देता है, जिससे हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये बहुत खतरनाक होता है, ये बढ़ना नहीं चाहिए हमारे शरीर में। इसका नॉर्मली कितना होना चाहिए? 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। अब देखिए हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है वो हमारे ब्लड में होता है और हीमोग्लोबिन में ही आयरन पाया जाता है। देखिए, हीमोग्लोबिन जो होता है वो मेल में 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है और फीमेल में जो है 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है, यानी हीमोग्लोबिन मेल में भी ज्यादा होता है और फीमेल में कम होता है। और ब्लड, यानी हीमोग्लोबिन ज्यादा रहेगा तो ब्लड भी ज्यादा रहेगा और उसमें आयरन भी ज्यादा रहेगा। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो ब्लड भी कम रहेगा और आयरन भी कम रहेगा। तो देखिएगा
कि फीमेल जो होते हैं वो थोड़ा ज्यादा एक्टिव रहते हैं, थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं, और औरत सब में हीमोग्लोबिन कम होता है, यानी आयरन कम होता है, जिसके कारण वो थोड़ा नर्म होती है, सॉफ्ट होती है। देखिए हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है। अब देखिए रक्त परिसंचरण, यानी हमारे शरीर में ब्लड कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाता है, कैसे गति करता है, कैसे गमन करता है, यानी परिसंचरण करता है। इसका खोज जो है विलियम हार्वे ने किया था। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था, विलियम हार्वे ने किया था। अब देखिए ब्लड जो है, ब्लड का कार्य क्या होता है, देखिए ब्लड का कार्य क्या होता है, ताप का नियंत्रण करना। हम देखते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड जो है गति में रहता है, यानी ऑक्सीजन को लेकर जाएगा और CO2 गैस को लेकर आएगा, यानी गति में चलते रहता है। यानी ये हमारे दिल से 1 से 20 के स्पीड में जाएगा, उधर से 80 के स्पीड में आएगा, जिसे हम लोग BP कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं, 120/80। देखिए ये क्या करता है, ताप नियंत्रण। कोई भी चीज गति में रहता है तो उसमें से उष्मा निकलती है। जैसे आप लोग अपने हाथ को ऐसे रगड़िएगा तो इसमें क्या होगा, थोड़ा गर्माहट महसूस होगा, यानी इसमें से उष्मा निकलता है। इसी प्रकार ब्लड जब गति में रहता है तो हमारे शरीर के तापमान को क्या करता है, नियंत्रित रखता है। इसलिए हमारे शरीर का तापमान जो है वो फ़ारेनहाइट में 90.6 फ़ारेनहाइट होता है, और सेल्सियस में लगभग 36 या 37 सेल्सियस रहता है, 37 रहता है। अब देखिए ये क्या करता है, पोषक पदार्थों का परिवहन, यानी हमारे शरीर में जो हम भोजन करते हैं, यानी पूर्ण रूप से हमारे छोटी आंत में पचने के बाद जो भोजन लिक्विड पूर्ण रूप से सिंपल फॉर्म में टूट जाता है, तब वो हमारे ब्लड में जाकर मिल जाता है, और उसी ब्लड द्वारा क्या होता है कि हमारे पूरे शरीर में उस भोजन को, यानी पोषक पदार्थों को परिवहन किया जाता है ब्लड के द्वारा ही। अब देखिए गैस O2 और CO2 का परिवहन, यानी हमारे शरीर में जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े में ऑक्सीजन या CO2 स्टोर ये हमेशा नहीं रहता, वहीं से हमारे शरीर में नहीं जाता है। देखिए जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़े में आ जाता है CO2 या ये ऑक्सीजन, उसके बाद से वहां से ब्लड लेकर और पूरे शरीर में जाता है। तो ब्लड के काम क्या क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन करना पूरे शरीर में। उसके बाद से देखिए उत्सर्जित पदार्थों का परिवहन, यानी हमारे शरीर में जो बेकार पदार्थ जो होता है, जैसे ऑक्सीजन को ले जाना, और फिर जो बेकार CO2 गैस होता है उसको फिर फेफड़े में वापस देना, या जो और भी टॉयलेट वगैरह जो भी और बेकार पदार्थ होते हैं उसको भी क्या करता है, उसका भी परिवहन ब्लड ही करता है। तो चलिए इतना समझ गए आप लोग। इसके बाद से इसमें और ज्यादा है, अभी हम लोग देख रहे हैं। अगर इतना क्लियर हो गया तो इसको नोट कर लीजिए लोग। हमने अभी ब्लड के बेसिक के बारे में देखा। अब हम लोग देख रहे हैं कि ब्लड कितने भाग होते हैं, ब्लड जो होते हैं वो कितने भाग में बटे हुए होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए ब्लड का जो होता है 2 भाग होता है, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है कार्पल्स। देखिए प्लाज्मा जो होता है वो 60% होता है और कार्पल्स जो होता है 40% होता है। इस कार्पल्स को हम लोग रुधिराणु बोलते हैं। देखिए प्लाज्मा जो होता है वो लिक्विड होता है, यानी जैसे आप शरबत बनाते हैं, जैसे पानी में चीनी घोरते हैं तो पानी जो हो गया वो तरल पदार्थ हो गया और चीनी जो हो गया वो सॉलिड हो गया। तो वो तरल पदार्थ जो होता है वही प्लाज्मा होता है और इसका सॉलिड पार्ट जो होता है वही रुधिराणु होता है, यानी कार्पल्स होता है। अब देखिए ये प्लाज्मा के बारे में देखते हैं। देखिए प्लाज्मा में 2 प्रोटीन पाए जाते हैं, एक फाइब्रिनोजेन, एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होता है, और दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन, ये भी क्या होता है, प्रोटीन ही होता है। एक फाइब्रिनोजेन और दूसरा प्रोथ्रोम्बिन। देखिए ये फाइब्रिनोजेन जो है ये एक प्रकार का प्रोटीन है और इसी के कारण ब्लड जो होता है, प्लाज्मा जो होता है वो गाढ़ा होता है। अगर इसको हम लोग निकाल दें, इसमें से फाइब्रोबिनोजेन जो है इसको हम लोग अगर प्लाज्मा में से निकाल दें तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल पानी की तरह हो जाएगा। यानी जैसे पंचुछुर नहीं होता है जिसमें पानी किसी चीज में पानी ज्यादा रहता है और वो चीज कम रहता है तो उसे हम लोग पंचुछुर बोलते हैं, यानी पानी की मात्रा ज्यादा होता है। वैसा ही ये क्या हो जाता है कि पंचुछुर हो जाता है, यानी ये गाढ़ा नहीं रह पाता है। और जब इसमें से फाइब्रोनोजेन निकाल दिया जाता है, जब ये पंचुछुर जैसा रहता है तो उसको हम लोग सेरम बोलते हैं। जैसे ब्लड खींचा जाता है ना, तो इसी सेरम से क्या किया जाता है कि किसी भी बीमारी का जांच किया जाता है, पता लगाया जाता है। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग देख रहे हैं कार्पल्स यानी रुधिराणु को। देखिए कार्पल्स रुधिराणु जो होता है इसके 3 पार्ट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। देखिए आरबीसी जो होता है ये रेड ब्लड कार्पल्स होता है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पल्स होता है और प्लेटलेट्स होता है। देखिए इसका बायोलॉजिकल नाम जो होता है आरबीसी का वो होता है एरिथ्रोसाइट। क्या होता है, एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का जो होता है ये होता है ल्यूकोसाइट
और प्लेटलेट्स का होता है थ्रोम्बोसाइट। ये इनके बायोलॉजिकल नाम है। अब देखिए कह रहा है कि इसमें अब हम जानेंगे कि ये कितने कितने ये होते हैं ब्लड में, ये इनका संख्या कितना कितना होता है। तो देखिए आरबीसी जो होता है ये 50 लाख होता है, यानी 5 मिलियन होता है सबसे ज्यादा, यानी रुधिराणु में, पूरे ब्लड में नहीं, यानी पूरे ब्लड में तो प्लाज्मा सबसे ज्यादा होता है, ये रुधिराणु में आरबीसी का संख्या 50 लाख होता है। और ये डब्ल्यूबीसी का होता है 10,000 और प्लेटलेट्स का होता है 2 लाख। यानी रुधिराणु में अगर पूछ दे कि पूरे ब्लड में किसकी संख्या ज्यादा होता है, वो तो प्लाज्मा का हो जाएगा, लेकिन अगर पूछ दे कि रुधिराणु में सबसे ज्यादा किसकी संख्या होता है, तो वो होता है आरबीसी का, यानी 50 लाख होता है। अब देखिए ये कितने दिन तक जीवित रहते हैं, तो देखिए ये आरबीसी जो होता है ये 120 दिन तक जीवित रहता है, उसके बाद ये नष्ट हो जाता है अपने आप। डब्ल्यूबीसी जो है ये 4 दिन तक जीवित रहता है, उसके बाद से ये अपने आप नष्ट हो जाता है। और प्लेटलेट्स जो होता है ये 7 दिन तक जीवित रहता है। अब ये सवाल ये उठता है कि मान के चलिए कि ये मर जाते हैं, तो फिर ये जाते कहां हैं, और जब मर जाते हैं तो फिर नया कैसे बनता है। तो देखिए जब ये मरते हैं 120 दिन के बाद, जब ये आरबीसी मर जाता है तो ये कहां पे चला जाता है, एस्पिरिन इसको छान देता है, एस्पिरिन जो होता है वो छानकर अलग कर देता है। और डब्ल्यूबीसी जब मरते हैं तो इसको लाइसोसोम, डब्ल्यूबीसी को और प्लेटलेट्स को, इसको लाइसोसोम क्या करता है, निगल जाता है। कोशिका के चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे कि जो भी कोशिका वगैरह मरता है उसको क्या करता है कि लाइसोसोम क्या करता है, उसको खा जाता है। ठीक है, तो ये डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को लाइसोसोम क्या करता है, खा जाता है। और आरबीसी को क्या करता है, एस्पिरिन जो होता है ये इसको छान देता है। तो चलिए इतना क्लियर हो गया रक्त के कितने भाग होते हैं। इसके बाद इसमें और ज्यादा है और हम लोग देखेंगे, इतना इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में पूरे डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। देखिए आरबीसी का जीवन काल जो होता है 120 दिन का होता है, और ये पूरी इसकी संख्या कितनी होती है, 50 लाख होती है। ठीक है, अब देखिए इसका आकार कैसा होता है, इसका आकार जो होता है वो गोल होता है और ऊपर से चिपटा होता है। जब हम लोग ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो इसका आकार क्या हो जाता है कि बढ़ने लगता है, जितने ऊंचाई पे चढ़ेंगे उस आरबीसी का आकार क्या हो जाता है, बढ़ने लगता है। अब देखिए इसमें लाइसोसोम नहीं होता है, आरबीसी जो होता है इसमें लाइसोसोम नहीं होता है। देखिए जितने भी कोशिका हमारे शरीर के अंदर मरती है उसको लाइसोसोम क्या करता है, उसको खा जाता है, यानी उसको नष्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय करता है, और फिर दूसरा कोशिका बनता है। अब देखिए इसमें लाइसोसोम होता ही नहीं है, तो फिर जब ये आरबीसी मरता है तो क्या होता होगा, लवारिस लाश की तरह घूमता होगा। देखिए तो इसको सही जगह सही ठिकाने पर लगाने के लिए, यानी इसका माटी मजर करने के लिए क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर एस्पिरिन होता है, यानी प्ली है जिसे तीली भी बोला जाता है। वो क्या करता है कि आरबीसी को क्या करता है कि जो मरी हुई कोशिका होती है, यानी जो मरा हुआ होता है आरबीसी, उसको क्या करता है, वो छान लेता है और उसको अलग कर देता है। देखिए इसमें केंद्रक नहीं होता है। हम लोग पढ़े हैं कि केंद्रक में क्या होता है कि डीएनए और आरएनए होता है, और उसी से हम लोग का अनुवांशिक क्या होता है, निर्धारण होता है। अब देखिए इसमें डीएनए और आरएनए होता ही नहीं है, तो इससे हम लोग किसी का डीएनए और आरएनए इससे हम लोग नहीं चेक कर सकते हैं, इसकी अनुवांशिक हम लोग नहीं चेक कर सकते हैं आरबीसी, क्योंकि इसमें केंद्रक होता ही नहीं है। अब देखिए रुधिराणु, ये पूरे रुधिराणु को, यानी हम लोग पढ़े थे कि ब्लड के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु। तो देखिए पूरे रुधिराणु का ये जो होता है आरबीसी, ये 95% होता है। अब देखिए क्या होता है कि ब्लड में, देखिए ब्लड में आरबीसी होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। अब देखिए अगर हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में आयरन की कमी हो गई तो हीमोग्लोबिन घट जाएगा, और जब हीमोग्लोबिन घटेगा तो आरबीसी घटेगा, और आरबीसी घटेगा तो हमारा ब्लड भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी सबसे मेन जो होता है आयरन होता है। तो देखिए इसी के कमी से, हमारे शरीर में आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन कम होता है, और हीमोग्लोबिन के कम होने से क्या होता है कि आरबीसी कम होता है, और आरबीसी के कम होने से ब्लड कम होता है, जिससे क्या हो जाता है, एनीमिया नाम का रोग हो जाता है। यानी एनीमिया नामक एक रोग होता है जो ब्लड की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन जो होता है ये हमें एक्टिव रखने में मदद करता है। अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा तो हमारा शरीर एकदम मलुआया हुआ रहेगा, अगर एकदम, और आप थोड़ा सा काम कीजिएगा थक जाइएगा, थका थका सा महसूस कीजिएगा और एक्टिव नहीं रहिएगा, यानी कोई भी काम करने का आपको मन नहीं करेगा और एकदम मलुआई रहेगा। कभी कभी आप ज्यादा कम हो जाएगा तो गिर भी सकते हैं।
तो ये सब जो होता है ये हीमोग्लोबिन की कमी से, और यही अगर ज्यादा रहेगा तो हम एक्टिव रहेंगे, थोड़ा सा भी नहीं थकेंगे और कोई काम में हम हिचकिचाएंगे नहीं। अब देखिए, अब हम लोग देख रहे हैं WBC, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट, और इसका जीवन काल 4 दिन का होता है और इसकी संख्या जो होती है 10,000 होती है। देखिए WBC जो होता है व्हाइट ब्लड कॉर्पस, ये हमारे शरीर में क्या करता है कि रक्षा का काम करता है, यानी कोई भी हमारे शरीर में वायरस बाहर से अंदर या जर्म्स वगैरह हमारे शरीर में अंदर आते हैं तो ये उससे हमारे शरीर को रक्षा करता है, बचाता है। देखिए ये इसका कलर व्हाइट होता है, देखिए इसका आकार अनिश्चित होता है, इसका कोई आकार नहीं होता है, इसमें केंद्रक होता है। हाँ, हम WBC से क्या कर सकते हैं कि किसी भी DNA का पता लगा सकते हैं, यानी WBC से हम DNA यानी आनुवंशिक का पता लगा सकते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, WBC में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। जब हीमोग्लोबिन नहीं होता है तो निश्चित है इसमें आयरन भी नहीं होता होगा। अब देखिए रोग से रक्षा, ये क्या करता है, हम लोग को रोग से रक्षा करता है। देखिएगा सबसे खतरनाक बीमारी होता है एड्स। ये एड्स जो होता है ये क्या करता है कि इसी WBC में होता है लिम्फोसाइट, इसी को मार देता है। देखिए हम लोग आगे देख रहे हैं, देखिए WBC का प्रकार कितना होता है, ये 5 प्रकार का होता है, यानी इन 5 को मिलाकर WBC बोला जाता है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस। देखिए इसमें 5 में सबसे पहले होता है एंटीबॉडी। जब भी हमारे शरीर के अंदर कोई बाहरी वायरस या जर्म्स वगैरह इंटर करता है, एंटीबॉडी तुरंत एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होकर पूरा घूमने लगता है, और घूमते हुए लिम्फोसाइट को क्या करता है, इसको एक्टिव कर देता है। जब लिम्फोसाइट उठता है तो क्या करता है कि जो जर्म्स या वायरस वगैरह आया रहता है उसको मारने लगता है, और मारकर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको मार देता है, नष्ट कर देता है। और जब नष्ट कर देता है तब ये फिर एंटीबॉडी एक्टिव करता है किसको, मोनोसाइट को, और ये मोनोसाइट क्या होता है, जो मरा हुआ वायरस वगैरह जो होता है उसको खा जाता है। ये शरीर में क्या होता है, बड़ा होता है। इन तीनों का जनरली कोई काम नहीं होता है, इन तीनों का सबसे मेन काम जो होता है इसी तीनों का होता है, एंटीबॉडी का, लिम्फोसाइट का और मोनोसाइट का। ये लिम्फोसाइट जो होता है ना टी के आकार का होता है, यानी ऐसे आकार का, टी के आकार का ऐसे होता है। देखिए ये जैसे ही हमारे शरीर में कोई वायरस वगैरह आता है तो ये एंटीबॉडी एकदम जग जाता है और एक्टिव हो जाता है, और जगते हुए क्या करता है कि लिम्फोसाइट को जगाता है, उसको भी एक्टिव करता है। जब लिम्फोसाइट उठता है तो उस वायरस को क्या करता है कि ये मारने लगता है, और मारते मारते उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, मार देता है। और मारने के बाद क्या होता है कि ये एंटीबॉडी फिर मोनोसाइट को जगाता है, और मोनोसाइट एक्टिव होता है, और जो मारा हुआ कचरा जो होता है उसको क्या करता है, वो खा जाता है, उसको खत्म कर देता है, यानी साफ कर देता है वहां से। देखिए इतना क्लियर हो गया। अब बता रहे थे हम कि एड्स इतना खतरनाक बीमारी है, एड्स का जो वायरस होता है वो ससुरा घुसता है और हमारे शरीर के अंदर आते आते इसको लिम्फोसाइट को मार देता है। अंदर आएगा, जैसे ही प्रवेश करेगा कि इसको मार देगा लिम्फोसाइट को। अब लिम्फोसाइट मर गया तो उसको मारेगा कौन। अब एंटीबॉडी एक्टिव होता है, मोनोसाइट भी एक्टिव होता है, इन लोगों को कुछ करना इन लोगों का बस की बात तो है नहीं। वो क्या करेगा कि इतना खतरनाक वायरस होता है और इतना मजबूत होता है कि वो अंदर हमारे शरीर के अंदर आएगा और आते आते लिम्फोसाइट को मार देगा, यानी WBC का जो लिम्फोसाइट होता है उसी को मार देता है। अब हमारे शरीर में तो प्रतिरोधक जो बीमारियों से लड़ने वाला जो है वो तो मर गया, अब लड़ेगा कौन। इसीलिए जब हमारे शरीर में एड्स हो जाता है, एड्स जनरली जो होता है ना किसी प्रकार का हमारे शरीर में ये नहीं होता है, लेकिन एड्स हो जाने से अगर हमको कोई भी बीमारी हो जाएगा ना तो वो ठीक ही नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर जो लड़ने वाला बीमारियों से लड़ने वाला जो क्षमता है उसी को वो मार दिया है। अब अगर सर्दी, थोड़ा सा भी सर्दी खांसी जो हो जाए नहीं ठीक होगा, कहीं पे कट जाए ब्लड नहीं रुकेगा, घाव हो जाए वो घाव नहीं ठीक होगा। तो ये क्या होता है कि हमारे शरीर का एंटीजन जो होता है उसी को क्या करता है कि वो HIV एड्स का जो वायरस होता है वो उसको मारता है, इसी लिम्फोसाइट को। अब देखिए हम लोग देख रहे हैं, अब ये WBC समझ गए, अब देख रहे हैं हम लोग प्लेटलेट्स। देखिए इसका जीवन काल 7 दिन का होता है और इसकी संख्या जो होती है वो होता है 2 लाख। देखिए ये आकार में उत्तल के आकार का होता है, यानी उत्तल लेंस आप लोग देखे हैं। उत्तल लेंस क्या होता है कि बीच में ऐसे फैला होता है और किनारे किनारे पे चिपटा होता है। ये गोल तो होता है लेकिन उत्तल लेंस के आकार का होता है। देखिए इसमें भी केंद्रक नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है केंद्रक नहीं होता है तो इसमें भी DNA और RNA नहीं होता है। ये देखिए क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। ये प्लेटलेट्स जो होता है ये क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। इसकी संख्या अगर हमारे शरीर में कम होने लगा तो हमसे चला नहीं जाएगा और हम
कोई भी काम हमसे नहीं हो पाएगा। जब डेंगू बुखार होता है ना, प्लेटलेट्स को कम कर देता है, यानी 2 लाख हमारे शरीर में होना चाहिए। जब डेंगू होता है तो क्या करता है कि प्लेटलेट्स को कम करने लगता है, जिससे हम लोग को चला नहीं जाता है, एकदम हरा हरा सा, यानी बेड से नहीं उठा जाता है। तो ये प्लेटलेट्स जो होता है हमें शक्ति प्रदान करता है, चलने में ये करता है। अब देखिए, ये जो होता है हीमोग्लोबिन, ये हमें एक्टिव करता है, यानी हमें एक्टिव करता है, हमें चलने में मदद करता है। WBC जो होता है ये हमें बीमारियों से लड़ने में क्या करता है, मदद करता है। प्लेटलेट्स जो होता है हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है, ताकत देता है हमारे शरीर में। चलिए, इतना ही ब्लड, ये टोटल जो है ये ब्लड का है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है, ब्लड कैसे अगर कहीं पे कट जाता है तो ब्लड कैसे जमता है, किस कारण से जमता है। चलिए, इतना के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद।